दोस्तों वैसे तो मैं भूत प्रेत फिर साइंटिफिक इश्यूज या फिर कई कई बार मैंने मोटिवेशंस पे भी वीडियो बनाए हैं और मुझे रिस्पांस अब तक अच्छा मिला है। लेकिन दोस्तों ये आज का वीडियो कुछ खास वीडियो है, वो जो मैंने पहले पोस्ट किए हैं उन वीडियो जैसा नहीं है। तो हमारे समाज में हम देखते हैं दोस्तों कि जो बोलते हैं उनकी मिट्टी भी सोने के दाम में बिकती है और जो बोलते नहीं उनका सोना भी मिट्टी के दाम बिकता नहीं है। और दोस्तों आज का वीडियो भाषण कला पे ही है। तो भाषण एक कला है और ये कला हर एक बंदे की बस की बात नहीं है। और जिसको ये कला आती है वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं हमारे सामने हैं जहाँ सामान्य से बंदा असामान्य स्थिति तक पहुंचता है अगर वो भाषण की कला जानता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे ओरेटर जिनका भाषण पूरा भारत देश सुनता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मैंने किसी का नाम 1 नंबर पे लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे से या तीसरे नंबर पे जो है उससे बेहतर है। ये सिर्फ मैंने नंबर दिए हैं और ये भी ज़रूरी नहीं कि मैं उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैं सहमत हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ उनका भाषण स्टडी करेंगे। इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि मैं उनके पर्सनल या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैं सहमत हूँ। ये वीडियो सिर्फ उनकी भाषण कला को स्टडी करने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों 10वें नंबर पर आते हैं प्रमोद महाजन साहब। तो प्रमोद महाजन साहब की खैसियत क्या है? आप में से कई लोग उनको नहीं जानेंगे क्योंकि 15 बरस पहले उनका देहांत हो चुका। लेकिन अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको उनके भाषण में वो मैग्नेटिज्म दिखाई देगा। उनके भाषण में कुछ ऐसी जादू थी कि लोग उनको सुनना पसंद करते थे और यही कारण है कि उनका पॉलिटिकल करियर भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव रहा है। दोस्तों सबसे पहली खास बात उनके भाषण में ये थी कि वो बहुत स्टडी करके आते थे। दोस्तों सबसे अहम बात उनके भाषण में ये थी कि उनके भाषण में एक तरह का मैग्नेटिज्म था। वो कोई भी इशू पूरी तरह से स्टडी करके आते थे और हर एक शब्द वो क्लियर बोलते थे और राइट प्रोनाउंसिएशन रहता था और भाषा का ज्ञान भी उनको बहुत अच्छा था। और ख़ास बात ये थी कि कभी भी वो कोई वर्ड रिपीट नहीं करते थे। दोस्तों भाषण कला की अपनी साइकोलॉजी है और आप देखोगे कि ज़्यादातर जो अच्छे ओरेटर्स रहते हैं वो कभी एक सेंटेंस रिपीट नहीं बोलते और वो स्टैमर नहीं होते। प्रमोद महाजन के भाषण में भी ये बात दिखाई देती थी कि वो कभी भी स्टैमर नहीं होते थे और कभी भी कोई बात दोहराते नहीं थे। प्रमोदजी तुम्ही इतकं सहजपणे एखादा विषय कसा सांगता आणि इतका सखोल कसा सांगता, तुम्ही किती अभ्यास करता? दोस्तों 9वें नंबर पर है विकास दिव्यकीर्ति साहब। आपने उनके बहुत सारे भाषण सुने होंगे। जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए वो कोचिंग उनका बिजनेस है और उनके बनाए गए बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आईएएस आईपीएस ऐसे पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मुझे डिमोटिवेशन कभी नहीं होता तो उसको इलाज की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप दिव्यकीर्ति साहब को सुनेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये दिखाई देगी कि उनके चेहरे पर हमेशा एक नीरव शांतता रहती है। हमेशा वो क्लियर कट बोलते हैं, हमेशा उनका टॉपिक प्रिपेयर रहता है। कभी भी आप उनको स्टैमर नहीं होते पाओगे। उनके बातों में एक अजीब सा सीक्वेंस रहता है, फ्लो रहता है। तो दोस्तों जब भी कोई उनको सुनता है वो उनको घंटों तक सुनता है। उनके भाषण में एक अजीब सा फ्लो रहता है। उनके प्रेम के बारे में, अभ्यास के बारे में, बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए, इनके बारे में उनके जो विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स ने उनके वीडियोस देखने चाहिए। वो बहुत मोटिवेशनल रहते हैं, बहुत ही प्रेरणादायी रहते हैं। दोस्तों 8वें नंबर पर आते हैं सुधांशु त्रिवेदी। यूँ तो आपने उनको बहुत बार सुना होगा, किसी डिबेट में, डिस्कशंस में, बहुत बार टीवी पे आते हैं। वो अच्छी टीवी पर्सनालिटी है। और सुधांशु साहब की खासियत ये है कि उनको ऑलमोस्ट हर एक बात का ज्ञान रहता है।
कोई भी विषय पर वो डिबेटिंग जब करते हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक बात का उनको न्याय रहता है, जो तो आप उनको भी कभी स्टैमर नहीं करते हुए देखोगे। सब्जेक्ट का फ्लो क्लियर कर रहता है। और दोस्तों, उनके स्पीच की और एक स्पेशलिटी है कि हमेशा आप कोई नई चीज़ उनके स्पीच में पाओगे जो आपने सुनी नहीं होगी। तो मेरा तो मानना यह है कि वो विद्वानों के विद्वान है और मैंने अब तक उनको कभी डिबेट हारते हुए नहीं देखा है। हमेशा ही कम्स प्रिपेयर्ड और हमेशा उनको एक फ्लो रहता है, उनके भाषण में एक मैग्नेटिज्म है और कभी भी वो स्टैमर नहीं होते और कभी भी सेंटेंस वो रिपीट नहीं करते। कि इसलिए बाद में आपत्ति दर्ज की। इससे बहुत साफ हो गया कि विपक्ष के बैठे किसी भी नेता को आपत्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि पूरा भाषण आप सुने और अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट 33 सेकंड का पूरा वीडियो जो ट्वीट किया है उससे संदर्भ और प्रसंग पूरा। दोस्तों, 7वें नंबर पर आते हैं अमिताभ बच्चन साहब। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, ये एक बहुत ही बड़े महानायक हैं और हर एक फिल्म में उनका किरदार अपना इफेक्ट दिखाता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो एक उच्च कोटि के स्पीकर भी है। उनकी भाषण कला उच्चतम श्रेणी की है। जब भी वो बोलते हैं तो उनका एक्सेंट सुनने लायक होता है। बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही क्लियर बोलते हैं। उनके भाषण में आपको अनयूजुअल वोकेबुलरी भी दिखाई देगी और ख़ास बात यह है कि उनका अंग्रेज़ी पे प्रभुत्व है, उतना ही प्रभुत्व उनका हिंदी पे भी है। क्लियर कट बोलना, आवाज़ पे स्ट्रेस देके बोलना, भाषण में फ्लो, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। से पूना या पूना से आगे जा रहे हैं तो वो तो इंटीरियर्स में जा ही रहे हैं ना, और साथ साथ वीडियो भी देख रहे हैं। मुझे पता नहीं था। और जो इंटीरियर्स हैं वहाँ पर छोटी छोटी दुकानों में, यानी आपको पीने के लिए कुछ। दोस्तों, 6ठे नंबर पे आते हैं ओवैसी साहब। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी AIMM के एक बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी स्पेशलिटी ये है कि जब भी वो बोलते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का आधार लेके बोलते हैं। वो हमेशा कायदे की बात ही करेंगे। अगर आप उनके स्पीचेस या आप उनका संभाषण स्टडी करते हो तो आपको दिखाई देगा कि हमेशा वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन के हिसाब से बोलते हैं। उनके बहुत बार उनके भाषण में आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऐसे टर्म्स आपको दिखाई देंगे और उनका भाषण हमेशा बहुत ही अभ्यासपूर्ण रहता है। का बोलने का अंदाज कुछ अलग सा है। उनके हिंदी में आप उर्दू भाषा का प्रयोग पाओगे ऑफ एंड ऑन। अगर इनका भाषण आप अच्छी तरह से सुनोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कभी कोई सेंटेंस रिपीट नहीं करते। उनके भाषण में क्लैरिटी रहती है, सीक्वेंस रहता है, फ्लो रहता है। वैसे तो मैंने उनके बहुत सारे भाषण सुने हैं और बहुत सारे डिबेट्स भी सुने हैं, लेकिन सुब्रमण्यम साहब से उनका डिबेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। दोनों तरफ से काफ़ी खड़ा जंगी हुई थी और ओवैसी साहब ने अपने आप को प्रॉपर्ली डिफेंड किया था उसमें। 20 या 40 साल तक अल्लाह की इबादत नहीं की, सजदा नहीं किया। आप बोलते हैं कि कौन है वो शख्स, सामने आओ, जो इतने सालों से अल्लाह की इबादत नहीं करा, जिसकी वजह से। तो 5वें नंबर पर है सुब्रमण्यम साहब। सुब्रमण्यम स्वामी भारत सरकार में कई सारे पोजीशंस पे रह चुके हैं और वो हार्वर्ड में पढ़ाते भी हैं। वो एक अव्वल नंबर के इकोनॉमिस्ट भी है, लेकिन इनसे ज़्यादा वो बहुत अच्छे स्पीकर भी है। तो उनका भाषण आप देखोगे तो उनमें भी आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो नॉर्मली अन्य लोगों के भाषण में कवर नहीं होते। और भाषण में शार्पनेस रहती है, लैंग्वेज का सही तरह से इस्तेमाल करना उनकी खैसियत है और मुझे लगता है कि उनको डिबेट में हराना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने उनके बहुत सारे डिबेट देखे हैं और कभी भी उनको डिबेट में हारते नहीं देखा। स्पेशली ओवैसी साहब से उनकी बहुत अच्छी डिबेट्स होती थी। अगर आपको वो वीडियो मिल जाए जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी और ओवैसी दोनों है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब डिबेट में से एक है। called the Stanley Law Judgment 27. And what does it say? You have a... चौथे नंबर पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब।
जो भारत देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही उच्चतम श्रेणी के स्पीकर है। तो किसी पहले ज़माने के लोगों से पूछते हैं तो बताएंगे कि जब वो भाषण करते थे तो हज़ारों की भीड़ उनको सुनने के लिए इकट्ठा होती थी। एक मुद्दा पकड़ के वो उस पर कई घंटे बोल सकते हैं, ये उनकी स्पेशलिटी है। उनकी और एक खासियत है कि जब भी वो बोलते हैं ओकेजनली उनका शब्दों पे स्ट्रेस रहता है, सेंटेंस पे स्ट्रेस रहता है। कभी कभी वो बिना दम लिए बोलते हैं। मैंने उनका एक मोहम्मद गौहरी बारे में एक भाषण सुना था और मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस एवर मेड। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर। तीसरे नंबर पर आते हैं राजीव दीक्षित साहब। आप उनका कोई भी भाषण सुनिए, आप उनका कोई भी कम्युनिकेशन सुनिए तो आपको दिखाई देगा कि उनके भाषण में देश प्रेम रहता है। हमेशा उनका भाषण देश प्रेम से भरा रहता है। भारतवासियों को फिर से अलग किया जाए और उसी तोड़ने और अलग करने का नतीजा ये था कि स्वदेशी पर उनका कोई भी भाषण देखिए तो आपको वो भाषण हमेशा बहुत ही अभ्यासपूर्ण लगेगा। और उनके भाषण में भी यही अंदाज दिखाई देता है कि कभी वो कोई सेंटेंस नहीं रिपीट करते थे और फ्लो रहता था और भाषण के शब्दों पर जोर रहता था और फैक्ट्स और फिगर्स उनके बहुत ही क्लियर होते थे। दोस्तों, इस श्रृंखला में दूसरे नंबर पर आते हैं राज साहब ठाकरे। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ हैं और उनके भाषण में एक बेबाक अंदाज आपको दिखाई देगा और मुझे लगता है कि ये अंदाज उनको विरासत में मिला है। उनके चाचा बाला साहेब ठाकरे भी एक बहुत बड़े ओरेटर थे और स्टेट्समैन थे और वही अंदाज उनके भाषण में भी आपको दिखाई देगा। प्रमुखता इनका जो भाषण रहता है वो स्टेट लेवल इश्यूज, भाषा के इश्यूज, नहीं तो राष्ट्र की गरिमा के इश्यूज, स्टेट की गरिमा के इशू, महाराष्ट्र के लोकल स्पेशली जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके इश्यूज ये डिस्कस करते हैं और उनका भाषण बहुत ही आक्रामक रहता है। जैसा मैंने पहले बताया है कि ये उनको अपने एक चाचा से विरासत में मिली है और उनके दादा थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे प्रबोधनकार ठाकरे। मैंने उनको सुना नहीं लेकिन जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है वो भी बहुत ही आक्रामक एनर्जेटिक पर्सनालिटी थे जिनका महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में और महाराष्ट्र के पूरे ग्रोथ में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप राज ठाकरे को सुनेंगे तो सबसे प्रथम बात आपको दिखाई देगी कि उनके भाषण में एक आवेश रहता है, जोश रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका जो भाषण रहता है वो अभ्यासपूर्ण रहता है। उनके भाषण में भी आप कई सारे ऐसे पॉइंट्स पाओगे जो सामान्यतः आपने सुने नहीं होंगे। हा ज्यावेळेला देश नव्हता त्यावेळेला या देशाला, या भागाला हिंद प्रांत म्हणत खरं तर पर्शियन लोक म्हणजे पर्शिया म्हणजे नंतरचा इराण, ती लोक या भागाला हिंद प्रांत म्हणत ऐसा मानते हैं कि आप भले उनके विचार से सहमत हो अगर ना हो, लेकिन आप उनके प्रेजेंस को ठुकरा नहीं सकते। और दोस्तों, पहले नंबर पर है बाला साहेब ठाकरे। राज साहेब ठाकरे के भाषण में आपको जो अंदाज मिलता है ये मुझे बाला साहेब ठाकरे से ही विरासत में उनको मिला है। वो एक नेशनलिस्ट थे, वही अंदाज उनके भाषण में भी दिखने को मिलता है। एक प्रखर हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी ऐसी उनकी भूमिका हमेशा रही है। और अगर आप भाषण के उनके पहलू देखेंगे तो वो कभी भी कोई सेंटेंस रिपीट आपको नहीं मिलेगा। भाषण में उनके आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी और एक मैग्नेटिज्म मिलेगा। दोस्तों, ये मैग्नेटिज्म हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती, तो कई गिने चुने लोग हैं उनमें ये मैग्नेटिज्म मिलता है। वो बाला साहेब ठाकरे के भाषण में आपको मैग्नेटिज्म मिलेगा और एक बहुत ही नेचुरली अकरिंग सीक्वेंस भी मिलेगा। बहुत पढ़ते थे, सुनते थे और मेरे हिसाब से वो अंग्रेजी भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बोलते थे जितनी कि मराठी। मला जो एक मंत्र दिला आहे, तुझ्याकडे जर आत्मबल असेल, आत्मबल, ज्योतिषाकडे जाऊ नकोस, कुंडली दाखवू नकोस, हात दाखवू नको। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता। मुझे सिर्फ यहाँ
जो लोग अच्छे लगे भाषण कला में, तो मैंने उनके बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट भी करें। हम जैसे छोटे यूट्यूब क्रिएटर के लिए आपके कमेंट और आपके लाइक्स बहुत ही मायने रखते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद।